So once again, let us begin. We are going to discuss induction motor in short, and within 2 lectures I'll make you capable of solving gate problems or any other competitive exam problems. So I'll discuss only the main part and important part so that you can solve any type of problem very efficiently and very easily. So let us start with induction motor, and this is for induction motor for gate. So what is happening here? Induction motor, there are two types. First is single phase induction motor, single phase induction motor, and second type is this is 3-phase induction motor. First, keep in mind, because of single phase supply, because when you are producing magnetic field or MMF using single phase supply, the resultant MMF will be equal to 0. So single phase induction motor are not self started, और ये जो हमारे होते हैं, these are 3-phase self started motor होते हैं, self started motors. ठीक है, इन्हीं का एक पार्ट और भी आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी इंडक्शन जनरेटर. So we have got two things. So mainly we are concentrating on 3-phase induction motor. हम 3-phase induction motor की बात करेंगे, अभी हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 3-phase इंडक्शन मोटर की बात करने जा रहे हैं. So what we are doing in 3-phase induction motor, that you have to take a stator. This is because motor, ये आपका मोटर है, तो आपने क्या करना है, you have to take a stator. This is your stator. मोटर के लिए क्या है, एक स्टेटर एंड एक रोटर, यानी कि एक आपका टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, that will be called रोटर, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, that will be called as स्टेटर, है ना. स्टेटर एंड रोटर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में इफ यू आर रोटेटिंग अ कॉइल और इफ अ कॉइल इज मूविंग, और ऐसे कह सकते हैं हम कि अगर हमारा जनरेटर है तो मैग्नेटिक फील्ड में हम उस कॉइल को मूव करेंगे तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, तो हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल फुलफिल होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर, सो मोटर के केस में हम ये कहते हैं कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड वी आर प्लेसिंग current carrying conductor. If current carrying conductor is placed inside the magnetic field, then it will experience a force and accordingly a torque will be generated and it starts moving, right? So this is the principle of generator and motor. So here we are going to discuss induction motor. So motor means a current carrying coil. A current carrying coil is placed inside the magnetic field. So now this is similar to the induction transformer. इसकी जो प्रिंसिपल है 3-phase इंडक्शन मोटर की, दैट इज सिमिलर टू द ट्रांसफार्मर में, और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट नहीं करती, बट यहाँ इंडक्शन मोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट करती है. यानी कि आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे और एक ईएमएफ जो होगा और एक टॉर्क जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा, और जिसकी वजह से आपका मोटर रोटेट करेगा. सो दिस इज़ योर स्टेटर. यहाँ आपने 3-phase सप्लाई दे दी. दिस इज योर 3-phase सप्लाई, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज. ये आपकी 3-phase सप्लाई आ गई. दिस इज योर 3-phase सप्लाई. 3-phase की वाइंडिंग आप यहाँ प्लेस करेंगे. सो 3-phase की वाइंडिंग कैसे होगी, तो दिस इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, राइट. तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक वाइंडिंग आप प्लेस कर दीजिए. दिस इज ए डैश, दिस इज सी डैश एंड दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश. ठीक है, जब आप यहाँ पर सप्लाई देंगे, अब ये क्या होगा, तीनों फेजेस 120 डिग्री पर होंगे. तो 3-phase सप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 3-phase सप्लाई में जैसे ही हम 3-phase वाइंडिंग में जैसे हम सप्लाई प्रोड्यूस कनेक्ट करते हैं,
थ्री फेज करंट फ्लो करता है और थ्री फेज करंट की वजह से आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव्स और रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ये आपका थ्री फेज सप्लाई का बेनिफिट है। थ्री फेज सप्लाई का बेनिफिट है कि ये थ्री फेज सप्लाई आपको एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 FM, 3/2 FM, राइट। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, राइट ना। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे आपने सप्लाई दिया तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ns स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जनरेट रोटर को रखा, दिस इज योर रोटर, आपने यहाँ रोटर को रखा, इस पर वाइंडिंग लगा दी, इस वाइंडिंग को आप शॉर्ट कर दो। अब जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस रोटर के कंडक्टर को रखा तो रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो अब क्या होगा, रोटर में कंडक्टर में रोटर करंट फ्लो करेगा। अब जब रोटर करंट फ्लो करेगा तब आपकी मोटर की प्रिंसिपल पूरी होगी, यानी कि वो क्या कहता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अगर I2 को रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगेगा और ये हमारा टॉर्क जनरेट करेगा और ये हमारा रोटर इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। क्यों रोटेट करेगा, इसलिए रोटेट करेगा कि लेंज लॉ कहता है कि इफेक्ट अपोजिस द कॉज, इफेक्ट अपोजिस द कॉज। तो इफेक्ट क्या था, फ्लक्स कटिंग एक्शन था, कॉज क्या था, डेवलप टॉर्क है। तो उस टॉर्क की वजह से रोटर उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था और मैग्नेटिक फील्ड को वो चेस करने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर पकड़ लेगा तो आपका मोटर बंद हो जाएगा, लेकिन आपका रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ नहीं पाता है, उसी डायरेक्शन में दौड़ता रहता है और एक सर्टेन स्पीड से कम पड़ जाता है, जिसको कहते हैं स्लिप स्पीड। उतने स्लिप स्पीड से वो पीछे रह जाता है, पकड़ नहीं पाता है, दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। और इस तरीके से हमारा मोटर क्या होगा, वर्क करने लगता है। ठीक है, तो परसेंटेज स्लिप भी यहाँ पर निकाली जाती है। क्यों, यहाँ पर इंडक्शन मोटर में यहाँ पर एक टर्म मिलेगा आपको परसेंटेज स्लिप। तो पहले वो स्लिप स्पीड होगा, स्लिप स्पीड यानी कि रोटर जिस स्पीड से आपके मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने से रह जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात आई थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड में आपने दे दिया, तो इस थ्री फेज वाइंडिंग ने जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्टेटर की जो फील्ड है, स्टेटर फील्ड रोटेट्स एट ns स्पीड। ठीक है, सो ns इज इक्वल टू 2f बाई p, दिस इज rps, और इसी को लिख सकते हैं 120f बाई p इन rpm। ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हर पॉइंट पर 3/2 FM रहती है, हर पॉइंट पर, यानी कि इसी मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से ये मूव करता रहता है। किसी भी पॉइंट पर जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तभी 3/2 मिलेगा, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N इंटू IM। ठीक है, अब IM क्या लोगे, अब IM यानी कि 3 फेज की करंट हम ले लेते हैं। तो 3 फेज के हम करंट कैसे लें, तो 3 फेज के अगर आप करंट लीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, अब ये मैंने A फेज लिया है, ये हमारा C फेज है और ये हमारा B फेज है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर IA करंट लेंगे तो हम लिखेंगे IA इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये हमारा बेस हो गया। IB जो है वो IA से 120 डिग्री से लीड कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज ओमेगा टी ठीक है, और ये हमारा जो IC है उसको हम लिखेंगे IC इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी कि IC आपका ये लैग कर रहा है। ये फेज आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर C भी कर सकते हैं और यहाँ पर B भी कर सकते हैं। जब फेज इंटरचेंज कर दीजिएगा, अभी आपका फेज क्या है, अभी आपका फेज जो है आपका ABC है, दिस इज फॉर ABC। अगर आपने इस फेज को चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं यार मैं यहाँ पर C लूंगा और यहाँ पर B लूंगा, ये आपने फेज इंटरचेंज कर दिया, तो जब आप फेज इंटरचेंज करेंगे तो आपका करंट भी चेंज हो जाएगा, और जो करंट चेंज होगा वो कैसा होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप करंट आप चेंज करेंगे, ये करंट आपका होगा यहाँ पर दिस। अब इस कंडीशन के लिए अब हमारा फेज सीक्वेंस क्या हो रहा है, फेज सीक्वेंस हम ACB ले रहे हैं, ACB इस डायरेक्शन में आ रहे हैं।
ठीक है। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ए बी सी होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम ए बी सी लेंगे तो हमारा ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एम्पियर। आई बी क्या होगा, अब आपने क्या किया, आई बी आपका लैग करने लगा, तो आप लिखोगे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड आई सी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ये आपका फेज सीक्वेंस बदल जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस है आप मैग्नेटिक फील्ड, आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्टेटर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका स्टेटर प्रोड्यूस कर रहा है, और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है वो ns स्पीड से। स्टेटर स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे याद रखिएगा स्टेटर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो स्टेटर स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, स्टेटर स्ट्रक्चर, दिस रिमेन्स स्टेशनरी, ये आपका स्टेशनरी रहता है, ये रुका रहता है, ये घूमता नहीं है। दिस रिमेन्स स्टेशनरी, तो यानी कि इसकी अगर हम मैकेनिकल स्पीड आपसे पूछें कि व्हाट विल बी इट्स मैकेनिकल स्पीड, मैकेनिकल स्पीड ऑफ स्टेटर क्या होगा, तो आप हंसोगे और बोलोगे अरे यार 0 आरपीएम होगा, कैसे कोई वैल्यू होगी थोड़ी, क्योंकि ये तो रुका हुआ है। जब रुका हुआ, जब घूम ही नहीं रहा है तो क्यों इसकी स्पीड आएगी, तो आप बोलोगे दिस इज 0 आरपीएम, है ना, ये 0 आरपीएम आ गया, ठीक है। अब बात आती है रोटर का। जब आपका यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, रोटर सर्किट को शॉर्ट करने के बाद रोटर करंट फ्लो कर गया, आपका रोटर भी इसी डायरेक्शन में घूम जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, द इफेक्ट अपोजिट्स द कॉज, यानी कि फ्लक्स कटिंग एक्शन को कम करने के लिए आपका रोटर उसी के पीछे भागने लगता है। तो अब रोटर की जो मैकेनिकल स्पीड क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि लेट एन आर इज इक्वल टू मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर, मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर। मैकेनिकल स्पीड वही होता है जो आपको आंख से दिखता है, फील्ड को आप आंख से नहीं देख पाओगे कि फील्ड कैसे घूम रहा है, लेकिन जब आप जब मोटर ऑन करते हो तो जिस स्पीड से वो दिखता है वो घूम रहा है, ये उसको मैकेनिकल स्पीड कहते हैं। तो ये एन आर जो आपका मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर हो गई, ठीक है। और एन एस जो हम बोलेंगे, एन एस इज इक्वल टू एन एस आर कर लो आप, यानी कि दिस विल बी एन एस, इसके भी दिस इज सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटर फील्ड वाइंडिंग, रोटर फील्ड synchronous speed of field mmf in rotor winding। कौन सी फील्ड एमएमएफ, तो मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें आपको मिल गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कि आपसे कहा था कि रोटर की जो स्पीड होगी वो इतने स्पीड से पीछे रह जाएगा, वो घूम नहीं पाएगा, है ना, ये मैंने कहा था कि वो घूम नहीं पाएगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्लिप स्पीड होगा, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड, यानी कि स्लिप स्पीड इज डिफाइंड एज दैट स्पीड बाय विच रोटर फेल्स टू कैच मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। देखिए ये यहाँ पे है और ये भी सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो स्लिप स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एस माइनस एन आर, ठीक है। दिस इज एन एस माइनस आरपीएम, इसको आप बोलेंगे स्लिप स्पीड। फाइन, सो एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, इन मोटर वाइंडिंग, ये आ गया आपके पास। अब बात आती है, अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि जब आपका स्टेशनरी कंडीशन में रोटर की क्या पोजीशन होगी, तो आप बोलोगे कि एट स्टार्टिंग, या ऐसे बात करें कि एट स्टार्टिंग क्या होगा, एन आर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि जब आप मोटर स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में रोटर क्या होता है, रुका रहता है, तो 0 होती है ना। तो एन आर कंडीशन जब रुका हुआ है तो उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होगी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज स्लिप की। सबसे पहले हम आपको परसेंटेज स्लिप कैलकुलेट करना सिखा दें। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम रोटर वाइंडिंग में जो हमारी सप्लाई इंड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो नो, जब तक रोटर आपका रुका हुआ है रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर रहेंगे। जैसे ही रोटर आपका रोटेट करता रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू एस इंटू एफ, है ना। इसका हम ये कह सकते हैं कि एट स्टैंड स्टिल
at standstill, rotor frequency is equal to supply frequency. F2 is equal to rotor frequency. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन हर्ट्ज. तो ये हमारा एट स्टैंड स्टिल यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी जब रुका हुआ है ना. अब आइए रोटर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे. आपका एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे एन एस इज इक्वल टू आप लिखते हो 2f बाई पी. तो एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एन एस इंटू पी बाई टू, ये होना चाहिए ना. एफ इज इक्वल टू एन एस इंटू पी बाई टू. तो हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू number of poles by 2 into the relative velocity between the stator field and rotor mechanical speed. यानी कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को हम काउंट करेंगे, रोटर फील्ड की और किसकी, रोटर फील्ड की और स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड की रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे. तो हम ये क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे p/2 और ये कितना होता है, तो ये हमारा ns माइनस आर के बराबर होता है, ns माइनस nr एंड दिस इज f2. तो जब हम स्लिप स्पीड की बात करते हैं तो दिस इज स्लिप स्पीड. तो इसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस इज परसेंटेज स्लिप. और परसेंटेज स्लिप को हम लिखते हैं ns माइनस nr एंड डिवाइडेड बाई ns एंड दिस कैन बी रिटन एज s% या s इज इक्वल टू ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns इंटू 100. ये हमारा परसेंट में आता है. दिस इज कॉल्ड परसेंटेज स्लिप. ठीक है. सो परसेंटेज स्लिप की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ns. अब s जो होगा आपका परसेंटेज में होगा, परसेंटेज में, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप रेंज इसकी आप मान लीजिए कि परसेंटेज स्लिप की जो रेंज होती है वो आपको मिलेगा किस रेंज में, तो 2% से 8% के आसपास रखिए, इससे ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. सो ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns, सो ns माइनस nr विल बी इक्वल टू s टाइम्स ns. ये हम लिख सकते हैं ns माइनस इक्वल टू s टाइम्स ns. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे p/2 इंटू s ns. तो अब हम क्या लिख सकते हैं p ns/2 इंटू s. तो f की वैल्यू कितनी होती है, तो सिंस सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ns इंटू p/2 हर्ट्ज, ये हमारा इसके बराबर आता है. ठीक है, ns इंटू p, और ये जो होता है ns ये होता है हमारा rps में. ठीक है, ये फॉर्मूला लेंगे. अगर हम f इज इक्वल टू ns इज इक्वल टू 120 f/p लेंगे, सो दिस इज इन rpm, यानी कि ये हमारा rpm में काउंट होगा. और ns इज इक्वल टू 2f/p लेंगे, सो दिस विल बी इन rps, ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड rps में काउंट होगा. सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन. सो p इंटू ns/2 को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंड दिस विल बी इक्वल टू sf. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, तो f2 sf के बराबर है. तो अब देखिए अगर स्टैंड स्टिल में f2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आ गया, दैट इज यानी कि जब रोटर रुका हुआ है तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. जब रोटर रुका हुआ है तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. क्यों, क्योंकि nr की वैल्यू 0 होगी, 1 और 1 कैंसिल होकर 1 हो गए. यानी कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम बोल सकते हैं, दो बातें यहाँ से आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी. पहली बात कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका रोटर तो रुका रहता है, nr की वैल्यू 0 हो जाती है, रोटर फ्रीक्वेंसी आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, और आपका स्लिप जो होता है वो 1 हो जाता है. और अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी f2 की जो वैल्यू होगी वो 2 हर्ट्ज होगी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी 50 हर्ट्ज होगी. यानी कि जब आपका मोटर रनिंग कंडीशन, ऐसे लिख दो रनिंग कंडीशन, रनिंग नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा सिर्फ 2 हर्ट्ज होगा और आपका फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो 50 हर्ट्ज होगी. हमेशा याद रखिएगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको याद रखनी है और आपको इसको इस्तेमाल करना है.
ठीक है, ये हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अब हम आते हैं रेटिंग ऑफ द मोटर पे। तो रेटिंग ऑफ द मोटर की अगर हम बात करेंगे तो आपको लिखा जाएगा 3 फेज 4 पोल 1440 आरपीएम। तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, एनआर दिया हुआ है कि एनएस दिया हुआ है, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रेटिंग ऑफ द मोटर। रेटिंग ऑफ द मोटर की हम बात करेंगे, रेटिंग ऑफ मोटर। तो रेटिंग ऑफ द मोटर में दिया रहेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हेड सप्लाई 4 पोल, ठीक है, 1440 आरपीएम, ये ऐसा दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि इट मीन्स मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज है। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, दिस इज नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 है। और 1440 का मतलब कि एनआर दिया हुआ है, सो एनआर इज 1440 आरपीएम, क्योंकि एनएस आप कैलकुलेट करेंगे, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, और दिस इज 120 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज 3, यानी कि ये 1500 आरपीएम होगा। और हमेशा याद रखिएगा इन इंडक्शन मोटर में ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर में ये हमेशा बात याद रखने वाली है कि आपका एनएस जो होगा हमेशा ही आपका एनआर से बड़ा होगा। इंडक्शन मोटर में एनएस जब भी होगा एनआर से बड़ा होगा, यानी कि स्लिप जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव आएगी आपकी, ठीक है। अगर यही आपका इंडक्शन जनरेटर बन जाएगा, दिस विल बी इंडक्शन जनरेटर, जिस दिन ये इंडक्शन जनरेटर बन गया तो क्या होगा, एनआर विल बी ग्रेटर देन एनएस, यानी कि आपका रोटर स्पीड जो होगा वो एनएस से बड़ा हो जाएगा, और स्लिप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू निगेटिव। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पहचानने के काम में आता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पहचानने के काम में आएगा, ठीक है। सो दिस आर द थिंग। और हमेशा याद रखिएगा रोटर की फील्ड, स्टेटर की फील्ड और रोटर की मैकेनिकल स्पीड तीनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो आप बोलिएगा कि स्टेटर की फील्ड, दिस इज स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड यानी कि एनएस है, ये रोटर फील्ड, ये भी एनएस स्पीड से, और ये रोटर की मैकेनिकल स्पीड है ना, ये एनआर स्पीड से, ये तीनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। तो जब भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लीजिएगा, मान लिया जाए कि इन दोनों के स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी लेना चाहते हैं तो कितनी होगी, 0 होगी, एनएस माइनस एनएस, यानी कि दो बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में घूमती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाता है, दो बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पर मान लिया जाए आपको रोटर फील्ड और इसकी स्टेटर फील्ड और रोटर की मैकेनिकल स्पीड की अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, एनएस माइनस एनआर लिखोगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लेंगे, एनएस माइनस एनआर। फाइन। अब हम बात करते हैं मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की, ठीक है। सो आई होप आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है, यस बोर्ड आपको पूरा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, अगर मैं आपसे बहुत टू द पॉइंट बात करूं तो टू द पॉइंट बात मैं ये कर सकता हूं आपसे कि दिस इज मोर और लेस सेम एज दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो ये हमारा V1 है, दिस इज R1 है ना, ये हमारा JX1 है, तो इसको RS कर दीजिए, इससे JXS कर दीजिए, यानी कि ये स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज स्टेटर। और आपकी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच ये आ गई आपकी, ये आपका ये आ गया JXM, ठीक है। और ये एज इट इज आप लिख दीजिए, दिस इज R लिख दीजिए रोटर की वाइंडिंग, या इसको R2 कर लीजिए और इसको आप JX2 कर दीजिए, दिस इज फॉर रोटर, यानी कि ये आपका रोटर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फॉर रोटर वाइंडिंग। और यहाँ से यहाँ तक आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं, तो दिस इज V1 RS
जे एक्स, और ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जे एक्स एम R2, this is I2, JX2 and this is your I2। ठीक है, ये यहाँ पर हम लिखते हैं इस पॉइंट पर, और ये हमारा, इसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर हम आरसी को हटा देते हैं। आरसी को हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि हमारा, आपको बताया था कि हमारी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है दैट इज़ फॉर 30 to 50% इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, बिकॉज हमारा जो फ्लक्स इंटरैक्ट करता है स्टेटर से रोटर, रोटर से स्टेटर की तरफ, वो इंटरेक्शन वाया एयर गैप होती है। एयर गैप की रिलेक्टेंस ज़्यादा होती है। एयर गैप की रिलेक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका फ्लक्स कम हो जाता है, और उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ता है। ठीक है ना, तो यानी कि आपकी जो फ्लक्स की इंटरेक्शन हो रही है वो मैक्सिमम इंटरेक्शन वाया एयर गैप हो रही है, तो हम आरसी को हटा देते हैं यहाँ से। जबकि ट्रांसफार्मर होता है तो हम आरसी को और एजेक्शन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर आरसी मैक्सिमम आपका जो पोर्शन चला जाता है फ्लक्स का इंटरेक्शन जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर में, वो आरसी के थ्रू होती है। तो एग्जैक्ट यहाँ भी आपका आयरन पार्ट से ही इंटरेक्ट करेगा, लेकिन कम करता है, यहाँ पर कम करता है। यहाँ पर एयर गैप का असर ज़्यादा होता है, एयर गैप की इफेक्ट जो होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है मोटर केस में, तो हम आरसी को निगलेक्ट कर देते हैं और इसी को हम रखते हैं फॉर द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क एंड अदर थिंग्स। यानी कि अगर हमको टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। डिफरेंस याद रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट एंड अप्रॉक्सीमेट। तो दिस इज एग्जैक्ट एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट। यहीं यहाँ पर अब आपकी बात आती है स्टेटर ईएमएफ की और रोटर ईएमएफ की हम बात करते हैं। तो अगर हम स्टेटर ईएमएफ की बात करें तो स्टेटर ईएमएफ हमारा सेम ऐसे ही होगा, एफ फाई, यहाँ पर के डब्ल्यू आ जाएगा और ये एन फेज आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपका आ जाएगा किसमें, स्टेटर की वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा 4.44 एफ फाई। अब ये क्या होगा, ये फ्लक्स फाई एम नहीं होगा, दिस विल बी एवरेज फ्लक्स, याद रखिएगा दिस इज एवरेज फ्लक्स। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपको वाइंडिंग फैक्टर होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, एंड दिस के डब्ल्यू इज वाइंडिंग फैक्टर। यही के डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मर में 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये के की वैल्यू होगी, एंड दिस इज के पी इंटू के डी, यानी कि पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा, वाइंडिंग फैक्टर। इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग फैक्टर। ये हमारा को वाइंडिंग फैक्टर बुलाते हैं। ठीक है, अगर हम रोटर की बात करते हैं तो रोटर की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4.5 F2 KW एंड N फेज ऑफ रोटर। ये आपका स्टेटर का नंबर ऑफ फेज टर्न्स है, यानी कि यहाँ F2 हो जाएगा, और F2 का मतलब ये होगा कि अगर हम F2 को SF से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज F5 KW N फेज। ठीक है, रोटर। तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि रोटर ये MS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ये पूरे को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा मोर और लेस इक्विवेलेंट चला जाएगा ES के, यानी कि यहाँ पर अगर हम बोले तो हमारा रोटर EMF होगा वो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, S पर ये हमारा डिपेंड करता है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऐसी मतलब आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, कैलकुलेशन हम बाद में दिखाएंगे आपको, बट फॉर योर नॉलेज, यानी कि रोटर EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ये स्लिप पे डिपेंड करता है रोटर, हमारी रोटर इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, स्टेटर, और ये क्या मिल गया आपको, रोटर की इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ ऑफ स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग फार्मूला आप देख लीजिए, एक में फ्रीक्वेंसी हो जाती है, एक में आपको F2 हो जाती है। फाइन, तो ये हमारा आ गया, और KW आपको मिल गया वाइंडिंग फैक्टर, एंड वाइंडिंग फैक्टर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे को एक बेसिक हमको मिल गया कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, हमारा रोटर कैसे काम करेगा। अब हम डायरेक्ट टॉर्क की बात करते हैं, यानी कि हम अब मेन हमारा जब हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में आते हैं तो स्टेटर की चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि स्टेटर में वाइंडिंग जो हमारी प्राइमरी क्या बोलते हैं इसको, इम्पिडेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग जो हमारी है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी टॉर्क स्लिप ले लेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट काउंट करनी है, यानी कि आपको स्टेटर का भी इफेक्ट काउंट करना है, तो हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को लेंगे। आज मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप कुछ न्यूमेरिकल भी, टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने लगेंगे। तो आज हम कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ
हम अपने रोटर की सर्किट को, और इसी सर्किट को लेकर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि रोटर वाइंडिंग जो होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ वेरिएबल। रोटर वाइंडिंग है जिसकी रेजिस्टेंस होती है वो वेरिएबल होती है। अब ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल होती है, हाउ इट इज़ वेरिएबल। तो सिर्फ यहाँ से मैं निकालूंगा खाली रोटर की वाइंडिंग को। तो रोटर की वाइंडिंग को अगर हम सिर्फ निकाल लें तो क्या मिलेगा हमारे को, तो रोटर की वाइंडिंग को अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो रोटर की वाइंडिंग हमको देगा ये हमारे को ई आर यानी कि रोटर की ईएमएफ देगा, और ये हमारा क्या देगा, ये हमारा रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी, एंड दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ रोटर, यानी कि हमारे को ये मिल जाएगा Jx2, है ना। तो Jx2 का मतलब क्या हुआ, J2πf2 इंटू एल, इसको क्या ले सकते हो J2πs इंटू एफ इंटू एल, और ये हमारा करंट आ गया, दिस इज योर रोटर करंट। तो I2 हमारा क्या होगा, रोटर करंट हो गया, और ये रोटर ईएमएफ है। फाइन, ठीक है। सो यहां के बाद अभी मैं आगे आपको और अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। सो आइए यहां पर हम बात करते हैं, एंड दिस इज रोटर ईएमएफ। तो रोटर ईएमएफ अगर हम इसको हम कन्वर्ट करें सप्लाई फ्रीक्वेंसी में, तो हमारा ये निकल के क्या आएगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई टू, एस इंटू ई टू, हम एस इंटू टी लेंगे, बिकॉज आपको अभी मैंने दिखाया था कि ये एस एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रोटर ईएमएफ जो होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में सारा चेंज कर दिया, इसको भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, इसको भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये है रोटर की फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमने इसको F2 की जगह पर SF ले लिया, SF, तो अब ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी में आ गया, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब आप I2 लिख सकते हैं। तो I2 को क्या लिखेगा, SE2 एंड डिवाइडेड बाई SE2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस J टाइम्स SX2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, SJ2πf इंटू एल, ठीक है। ये हम एस पे ये लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी कैलकुलेशन हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करेंगे वो सब के सब पर फेज में करेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो इसका मतलब स्टार और डेल्टा में होगा, ठीक है ना, स्टार डेल्टा की बात आएगी। तो हमारा स्टार हो डेल्टा हो हमारे को मेंशन होगा, तो सारी कैलकुलेशन हम किस में करेंगे, तो पर फेज में करेंगे। स्टार डेल्टा के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। मैं स्टार में क्या लिया जाता है, स्टार में हमारा IL इज इक्वल टू IP होता है, यानी कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, और VL जो होता है हमारा √3 वेव फेज के बराबर होता है। और अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा में क्या होगा, तो और P क्या होगा, एंड P इज इक्वल टू 3 VP IP cos phi, या हम लिखेंगे √3 VL IL cos phi, ये हमारे थ्री फेज की पावर आ गई। डेल्टा में क्या होगा, IL विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स IP, VL इज इक्वल टू V पे, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा, पावर आपकी सेम आएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3 VL IL cos phi और 3 VP IP cos phi, वॉट 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 एंड दिस इज वॉट, ठीक है। ये हमारा आएगा, स्टार डेल्टा की कंडीशन रहेगी, तो इसको हमें याद रखना, हमें भूलना नहीं है। सो दिस इज स्टार एंड डेल्टा। तो ये हमारा IL इक्वल टू √3 IP, VL इक्वल टू VP, ये हमारा पावर का कंसेप्ट है, स्टार डेल्टा कंसेप्ट है। हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू SE2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस S टाइम्स J टाइम SX2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E2 एंड डिवाइड, सब ये फेजर क्वांटिटी है, और ये सारी के सारे पर फेज क्वांटिटी, याद रखिएगा पर फेज क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, पर फेज क्वांटिटी, ये सब पर फेज में है, याद रखिएगा। तो अगर हम S से डिवाइड कर दें यहाँ पर, सो दिस विल बी R2 बाई S एंड दिस इज J टाइम्स X2। तो हमारे को क्या मिलेगा, I2 की अगर हम बात करें, I2 की अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाहें, सो दिस इज E2 एंड डिवाइडेड बाई R2 प्लस X टाइम्स JX2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा R2 बाई S आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि S स्लिप जो है वो आपके लोड पे डिपेंड करेगी, यानी कि लोड जैसे जैसे बढ़ेगा आपका स्लिप वैसे से चेंज होता रहेगा। इसका मतलब अगर स्लिप चेंज होगा तो आपका रोटर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, अब वी कैन राइट हियर दिस विल बी इक्वल टू E2
रोटर ईएमएफ, दिस इज रोटर पर फेज रोटर ईएमएफ, पर फेज रोटर ईएमएफ, पर फेज रोटर ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज J टाइम्स x2, और ये हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है एंड दिस इज R2/S, सो दिस इज रोटर करंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस E2 एंड डिवाइडेड बाई R2/S होल स्क्वायर एंड प्लस x2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। फाइन, सो एक हमारा ये LR सर्किट आ गया, दिस इज नॉट मोर देन LR सर्किट, ये हमारा LR सर्किट आ गया। और उस LR सर्किट की अगर हम बात करें, सो दिस इज रोटर रेजिस्टेंस, ये हमारा x2 होगा एंड व्हाट विल बी, दिस इज E2, ये हम थीटा ले सकते हैं, यानी कि रोटर पावर फैक्टर काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रोटर है, तो रोटर जस्ट आपके एयर गैप के बाद होता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हमारा एयर गैप पावर PG, यानी कि इसको हम बोलेंगे एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, यानी कि ये रोटर, और इसको पावर इनपुट भी कहते हैं, यानी कि PG इज इक्वल टू रोटर इनपुट भी कहते हैं, यही तो एयर गैप पावर भी कहेंगे और रोटर इनपुट भी कहते हैं, दोनों में से कोई नाम आपको आप कह सकते हैं। तो एयर गैप इसलिए कहते हैं कि हमारा एयर के थ्रू पास होकर, एयर को क्रॉस करके हमारा मिलता है। अब हमारे को कॉस थीटा कैलकुलेट करना हो तो हम क्या ले सकते हैं, सो कॉस थीटा, दिस वी कैन राइट R2/S स्क्वायर and plus x2 square. So cos theta will be equal to base upon hypotenuse R2 and this will be equal to hypotenuse यानी कि अंडर रूट R2/S स्क्वायर एंड प्लस x2 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा करंट आ गया, ठीक है ना। अब आप LR सर्किट है तो PG की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप लिख सकते हो PG इज इक्वल टू, PG की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, सो PG विल बी इक्वल टू E2 I2 cos फाई, और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, दिस इज कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ये हमारा नो लोड पावर फैक्टर भी कह सकते हैं आप, एक और एयर गैप पावर फैक्टर भी कहते हैं, इसको एयर गैप पावर फैक्टर भी कहते हैं। सो ये पावर फैक्टर आपका रोटर सर्किट के लिए, इसको एयर गैप पावर फैक्टर भी कह सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब यहाँ पर देखिए ये LR सर्किट है, इनपुट पावर कितनी होगी, तो E2 I2 cos थीटा कहाँ कंज्यूम होगा, तो आपके रोटर में, यानी कि हम लिख सकते हैं दिस इज R2/S इंटू I2 स्क्वायर, यानी कि I2 स्क्वायर, यानी कि I स्क्वायर R के बराबर आ गया, तो VI cos फाई विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R, ये हमारा पावर का एक्सप्रेशन आ गया। दोनों देखिए बराबर आएंगे, कैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर ये हमने E2 लिख दिया, तो E2 को आप क्या लिख सकते हैं, E2 को आप लिख सकते हैं E2 विल बी इक्वल टू I2 इंटू अंडर रूट R2/S स्क्वायर एंड प्लस x2 का होल स्क्वायर इंटू I2 और इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं R2/S एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2/S होल स्क्वायर एंड प्लस x2 स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसल्ड, क्या मिला हमको I2 स्क्वायर R2/S, सो दिस इज पावर। हमारे को टॉर्क निकालना था ना, टॉर्क, सो ओके फाइन, तो सिंस P इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हमारा टॉर्क होता है, सो व्हाट विल बी टॉर्क, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू PG बाई ओमेगा एस, एंड व्हाट इज ओमेगा एस, ओमेगा एस इज इक्वल टू 2π/ns, है ना, ns, और क्या ले सकते हैं, अगर हम RPS में लेंगे तो इतना होगा, और दिस विल बी इक्वल टू, दिस ओमेगा एस विल बी इक्वल टू, ओमेगा एस इज इक्वल टू 2π/ns, कब RPS में लेंगे, इज इक्वल टू 2π/ns अपॉन 60, कब, जब हम ns को RPM में लेंगे, सिंपल, ठीक है। सो PG बाई ओमेगा एस, तो PG की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, सो दिस इज I2 स्क्वायर R2/S एंड बाई ओमेगा एस, ये आपका टॉर्क आ गया, दिस इज टॉर्क एंड दिस इज न्यूटन मीटर, टॉर्क यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, तो ये आपका टॉर्क आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो सिंगल फेज का आया, 3 फेज का क्या होगा, ओके फाइन तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको मैं रब करता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ मैं, सो 3 फेज torque, so TE will be equal to 3 by omega s into I2 square R2 by S, ये आपका आ गया, दिस इज योर टॉर्क, ठीक है, 3 by ओमेगा एस I2 स्क्वायर R2 by S, ये आपका टॉर्क आ गया, दिस इज योर न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, खत्म बात, फिट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर
अब चूंकि आपका रोटर है ना, ये आपका रोटर है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकला। ठीक है, अब आपसे एक बार पूछा जाएगा कि अगर ओमेगा आर के टर्म में लिखना हो तब क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए ओमेगा आर के टर्म में लिखता हूं मैं, सिंस एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर एंड डिवाइडेड बाई एन एस, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं एस एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। दिस इम्प्लाइज दैट एन आर इज इक्वल टू एन एस minus SNS. So this will be equal to NS 1 minus S and this will be NR 2 pi by 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड 2 pi by 60 से मल्टीप्लाई कर दें, so what will be omega R will be equal to 1 minus S into omega S. This is in रेडियन पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, so omega R is equal to 1 minus S इंटू ओमेगा एस, और एन आर किसके बराबर होगा, सो एन आर इज इक्वल टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। याद रखिएगा इसकी डायरेक्ट हमको जरूरत पड़ जाती है। सो थ्री फेज पावर, तो थ्री फेज पावर क्या होगा आपके पास, तो थ्री फेज पावर क्या लिखेंगे, थ्री फेज एयर गैप पावर क्या लिखेंगे, पी जी, एंड पी जी इज इक्वल टू 3 इंटू आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस। ये आपका थ्री फेज पावर आ गया। फाइन, अब देखिए यहां पर अगर आपके पास रोटर सर्किट है, दिस इज योर रोटर सर्किट, ये आपका रोटर सर्किट है, और ये आपकी पावर इनपुट आ गई, पीजी आ गई। ठीक है, जब पावर आउटपुट मिलेगा वो आपको मैकेनिकल पावर मिलेगा, दिस इज मैकेनिकल पावर। तो भाई जब मैकेनिकल पावर होगा तो कुछ यहाँ पर लॉसेस भी तो होंगी, दिस विल बी लॉसेस ऑल्सो ना, लॉसेस के साथ तो मिलेगा ना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना, तो मैकेनिकल पावर प्लस लॉसेस, तो मैकेनिकल पावर प्लस लॉसेस हम काउंट करते हैं, लॉसेस कौन सी होगी, तो आपके सर्किट में सिर्फ एक ही लॉस होगी, और कौन सी लॉस होगी, तो यहाँ पर जो लॉस होगा हम अभी लेते हैं रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है ना, रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस को कैसे काउंट कीजिएगा, तो रोटर कॉपर लॉस को हम लिखते हैं रोटर कॉपर लॉस, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर टू, यही तो होगा रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, आइए जरा सा इसमें भी थोड़ा सा काम कर लें। सो पीजी की बात आ गई, तो पीजी इज इक्वल टू पी एम प्लस क्या मिलेगा हमको, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ये रोटर कॉपर लॉस माइनस कर दिया तो आपको पीएम मिल जाएगा, और पीएम में से आप फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस निकाल दीजिएगा तो आपको शाफ्ट पावर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम वहाँ पर, सो पीएम प्लस रोटर कॉपर लॉस, ये आपको इतना आ गया। अब बात करनी है हमको पीएम की, तो रोटर कॉपर लॉस निकालना है हमको, ठीक है ना, रोटर कॉपर लॉस। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेकिन पीजी हमारा किसके बराबर है, तो पीजी इज इक्वल टू आर टू बाई एस के बराबर है, दिस इज इक्वल टू पीजी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आई टू आर टू जोड़ देते हैं, और यहाँ से आई टू आर टू हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, अब आप इसको एक साथ ले लीजिए, आई टू स्क्वायर आर टू 1 माइनस एस माइनस एक्स प्लस आई टू स्क्वायर आर टू, सो दिस विल बी इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर टू 1 माइनस एस बाई एस एंड प्लस आई टू आर स्क्वायर आर टू। ठीक है, ये आपको रोटर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया। तो ये क्या मिलेगा हमारा, दिस पीजी इज इक्वल टू पी एम प्लस पी सी यू, यानी कि हम इसको रोटर कॉपर लॉस कहते हैं, दिस इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। तो अब आपका मैकेनिकल पावर किसके बराबर आ गया, तो दिस इज योर मैकेनिकल पावर। तो पीएम किसके बराबर आ गया, तो पीएम आ गया आपका आई टू स्क्वायर आर टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एस इंटू पीजी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पीजी किसके बराबर है, तो पीजी आपका पीजी किसके बराबर है, तो पीजी हमारा बराबर है आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस के, सिंगल फेस, सिंगल, अब थ्री फेस की बात है, सिंगल फेस बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारा 1 माइनस एस इंटू पीजी आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम पीजी की बात करें, तो पीजी इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस, तो पीजी किसके बराबर है, तो पी सी यू बाई एस के बराबर है ना। सो पी सी यू किसके बराबर है, तो पी सी इज इक्वल टू एस टाइम्स पीजी के बराबर है। तो क्या हम इन सारे क्वेश्चन को इस्तेमाल करके ये लिख सकते हैं, पीजी इज टू पी सी यू इज टू पी एम इज टू 1 इज टू एस इज टू 1 माइनस एस, ये हमारा रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए तो कोई एक उठा लीजिए, अब हम पीजी पी सी यू उठा लेते हैं, पीजी बाई पी सी यू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एस। देखिए तो यही आ रहा है क्या, यस यही आएगा।
अब आप पीजी और पीएम को उठा लीजिए, सो पीजी बाई पीएम इज इक्वल टू पीजी बाई पीएम, तो 1/1 माइनस एस, तो पीजी इज इक्वल टू पीएम इंटू, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज दैट पीजी इज इक्वल टू पीएम बाय 1 माइनस एस, मिल सकता है, यस मिल सकता है आप, पीजी इज इक्वल टू पीएम बाई 1 माइनस एस। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, एयर गैप पावर, दिस इज मैकेनिकल पावर, पीएम इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पीएम इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप आपको मिल गया, फाइन। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई है ना, इतनी इतनी बातें आपको मिल गई अब। ठीक है, तो अब बात आती है कि शाफ्ट पावर क्या होगा, तो यहीं पर आपको मैं शाफ्ट पावर भी निकाल देता हूं मैं, यानी कि Pg इज टू PCU इज टू PM इज टू 1 इज टू S इज टू 1 माइनस एस, ये आप याद रखिएगा रिलेशन। अब आइए शाफ्ट पावर यानी कि P शाफ्ट, तो शाफ्ट पावर क्या होगा, तो शाफ्ट पावर विल बी इक्वल टू, यानी कि अब आपका रोटर पे जो दिखता है जो, वो हमारा शाफ्ट पावर चाहिए, तो यानी कि शाफ्ट पावर विल बी इक्वल टू PM प्लस, है ना, यानी कि PM माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये दोनों लॉस को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मैकेनिकल पावर मिल जाएगा, शाफ्ट पावर मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PM विल बी इक्वल टू P शाफ्ट एंड प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये हमारी रोटेशनल लॉस होती है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल लॉस। ठीक है, तो ये हमको PM इज इक्वल टू P शाफ्ट प्लस रोटेशनल लॉस मिल जाएगा, तो हमारे को शाफ्ट इसको माइनस कर दिया तो हमको शाफ्ट पावर मिल जाएगा, शाफ्ट पावर में ओमेगा आर से डिवाइड कर दीजिएगा तो शाफ्ट टॉर्क मिल जाएगा, यानी कि T शाफ्ट विल बी इक्वल टू, दिस इज T शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट टॉर्क की बात करेंगे, दिस इज शाफ्ट टॉर्क, तो शाफ्ट टॉर्क किसके बराबर होगा, तो P शाफ्ट अपॉन ओमेगा आर। ठीक है, P शाफ्ट अपॉन ओमेगा आर, दिस इज योर शाफ्ट टॉर्क। यहां से आपकी अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम मैक्सिमम पावर बताएंगे, मैक्सिमम टॉर्क बताएंगे, और ये सारी हम प्रॉब्लम आपको डिस्कस करेंगे, राइट। सो सेकंड शॉर्ट एक और आपका क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा।